हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 8 की पॉलिटी राज व्यवस्था का अपना सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, जो उसी के अध्याय 7 जन सुविधाएं आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि हम बताएं कि क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पूरी पढ़ गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे प्रश्नोत्तरी और ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट साइंस वगैरह बहुत सारे वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पढ़े हुए हैं। दोस्तों, आप वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और चलिए, आप बिना समय गंवाए हम आज अपने चैप्टर अध्याय 7 जन सुविधाएं को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, फिगर के माध्यम से जन सुविधाओं के बारे में दिखाया गया है। घर, मकान, ये सब देखिए, ये सब देखिए। अब चलिए अपने चैप्टर के ऊपर चलते हैं। चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इसका इलाका खास आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उसके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। मणिपाकम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वो अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वो सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपया माहवार है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है, न पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो पानी से बीमारियां होती हैं, उस पानी से संबंधित बीमारी के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मरते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। तो उनमें से ज़्यादातर किस वर्ग के मरते हैं लोग? तो बच्चे मरते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो पानी के अधिकार है वह किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का अधिकार है कि उससे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि यह कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है।
उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीश ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाए। अब जन सुविधाएं, पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज में भी अनिवार्य चीजें हैं जिन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। अब इसमें सरकार की भूमिका क्या होगी? चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे। ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ कर रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल, अस्पताल जैसी जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि असमान नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वह इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपनी नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्च को खाता पेश करती है और अगले साल के खर्च की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों को जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। ये देखिए, रुपया कहाँ से केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ से आता है? पेंशन, अन्न व्यय, वित्त आयोग, करों और शुल्कों का राज्यों का हिस्सा, आर्थिक सहायता, रक्षा, ब्याज अदायगी, केंद्रीय योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ये है केंद्रीय बजट से। जन सुविधाएं क्या होती हैं? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों को भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियां ठेकेदारों को दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली का वितरण का काम दो निजी कंपनियों के हाथ में है।
लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि वो सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की हिस्सेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि इसके इलाके में इस तरह से कुछ जो है आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये देखिए, ये आपके केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपए कहाँ से आता है, सीमा शुल्क। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो है निगम कर से आता है। देखिए हरा रंग का निगम कर, निगम कर सबसे ज़्यादा देता है 19 पैसे निगम कर से। इसके बाद ये देखिए आय कर 16, कर बिन 8 पैसे, केंद्रीय उत्पाद 8 पैसे, सीमा शुल्क 4, ऋण बिन 4, माल एवं सेवा कर 23 पैसे। सबसे ज़्यादा इसका मतलब कि आता है वो माल एवं सेवा कर जीएसटी से 23, उधार एवं जीएसटी के बाद निगम कर है, उधार एवं से 19 पैसे। ये बराबर है। कम दूरी के लिए बसें सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपना मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती है तो इतने भारी खर्चे की जरूरत न पड़ती और लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है कि आपके राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढना चाहिए? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधाएं बहुत मायने रखती हैं। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर का लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जल पूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वो बोरवेल खोदकर टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतलबंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाती है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। किसानों से पानी छीनना, इस तरह से किस विकल्पों की तलाश। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी का कमी यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए, तो शहर में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर होती है। झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए रोजाना 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों के रोजाना प्रति व्यक्ति 16 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। नगरपालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों का दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उनका लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं।
दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। पोर्टो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति, ये पोर्टो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो है पोर्टो एलेग्रे कहाँ है। तो पोर्टो एलेग्रे एक ब्राजील का शहर है और शिशु मृत्यु दर यहाँ बहुत कम है। जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलिविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। चौथा, भारत में सरकारी जल विभाग की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन उदाहरण कम है। उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों का भी सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वहीं उन्हें काम करने की इजाज़त देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। ये देखिए, पानी वगैरह के लिए मुंबई के उपनगरीय रेलवे स्टेशन है। ये यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं आप, चलिए, ये जन सुविधाएं शौचालय के बारे में बताया गया है। और ये 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों के जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए, लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो को दोस्तों आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियो डाला जाए, रोज़ शाम को पड़ता है, तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।